हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल ईयर में एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। आज अपन देखते हैं उसके आगे के टॉपिक्स, जिसमें है कॉम्पटन इफेक्ट। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके अंदर क्या था, किसी भी मेटल सरफेस पर निश्चित आवृत्ति की एनर्जी या विकिरण अपन डालते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपनी ऑर्बिटल को छोड़कर बाहर निकल जाता है। तो कॉम्पटन इफेक्ट भी एक तरीके से सरफेस की ही फिनोमिना है, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, विकिरण की कणीय प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि रेडिएशन जो है वो दोनों तरीके के फॉर्म दर्शाती है। जैसे कि कोई भी विकिरण जो है वो तरंग प्रवृत्ति भी दर्शाती है और कणीय प्रवृत्ति भी दर्शाती है। यानी कि कोई भी रेडिएशन जो है वो वेव फॉर्म में भी होता है और वो कणीय फॉर्म के अंदर भी होता है। यानी कि किसी भी विकिरण की दो प्रकृति होती है, वो तरंग की तरह भी व्यवहार करती है और कण की तरह भी व्यवहार करती है। तो अपना जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो विकिरण की कणीय प्रकृति को रिप्रेजेंट करता है या फिर प्रस्तुत करता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए, यहाँ पर जो छोटा सा डायग्राम दिया गया है उसमें बताया गया है कि किसी भी एलिमेंट पर जो है, जैसे मान लीजिए ग्रेफाइट की शीट है, उसके ऊपर अपन एक्स रेज जो है वो आपतित कर रहे हैं, जिसकी एनर्जी है E=H²। तो एक्स रेज जब अपन ग्रेफाइट की सतह पर डालते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले तो रेस्ट फॉर्म में होता है, लेकिन किरण के डालने पर क्या होता है, वह अपनी जगह को छोड़कर बाहर निकल जाता है। ठीक है। और जो आपतित किरण है वो भी क्या होती है, अपनी आवृत्ति चेंज कर कर क्या होती है, ये भी बाहर निकल जाती है, जो कि विवर्तित किरण कहलाती है या फिर स्कैटर्ड रेडिएशन कहलाती है। ठीक है। जो कि इसको जाना तो कैसे था, अगर बीच में ग्रेफाइट की शीट नहीं होती तो ये जो आपतित किरण है, एक्सरे है, ये बिल्कुल सीधी निकल जाती। लेकिन ग्रेफाइट की शीट होने की वजह से क्या है, इससे टकराकर इसने क्या किया, अपनी एनर्जी जो है वो थोड़ी इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के अंदर खर्च कर दी और बाकी बची हुई एनर्जी के साथ थीटा कोण के साथ ये बाहर स्कैटर्ड हो गई दूसरी तरफ। ठीक है जी, यानी कि विवर्तित एक्सरे। तो जब अपन ने इसको आपतित किया था तो इसकी जो वेवलेंथ थी वो लैम्डा थी, और जब ये ग्रेफाइट की शीट को क्रॉस करके और ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के जब ये आगे का इसने अपना पथ पूरा किया तो क्या हुआ, थीटा कोण के साथ किया, और पहले इसकी लैम्डा थी वेवलेंथ और अब क्या हो गई, लैम्डा डैश हो गई, यानी कि पहले से चेंज हो गई। इसी तरीके से इसकी एनर्जी भी चेंज हो गई। पहले एनर्जी थी E=H², और अब इसकी एनर्जी हो गई है E=H²। ठीक है। तो इस तरीके से ये स्कैटर्ड होती है। तो इसको अपन देखते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या किया अपन ने, एक वर्णी प्रकाश लिया। एक वर्णी प्रकाश यानी कि जैसे कि किसी भी प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबज्योर जो आपने पढ़ा होगा, वॉयलेट, ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, येलो, ऑरेंज, रेड, विबज्योर। तो क्या होता है, किसी भी सफ़ेद श्वेत प्रकाश के अंदर किसी भी वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, जो कि रेनबो वाले कलर होते हैं। तो उसमें से अपन ने केवल एक वर्णी प्रकाश लिया, यानी केवल ऐसी वेवलेंथ या फिर ऐसी फ्रीक्वेंसी का अपन ने लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट की जो कि जिसमें केवल एक ही कलर प्रेजेंट है। यानी कि एक्सरे अपन ने उसके ऊपर एक वर्णी एक्सरे जो है अपन ने ग्रेफाइट के ऊपर डाली। तो अब ये ग्रेफाइट से टकराकर क्या होता है, जो टक्कर होती है वो पूर्ण प्रत्यास्थ होती है, यानी कि इलास्टिक इसके अंदर जो है ये बम्बार्डमेंट होती है। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने से जो एक्सरे है वो स्कैटर्ड हो जाती है ज़्यादा लैम्डा के साथ, कम आवृत्ति के साथ या फिर ज़्यादा लैम्डा के साथ। अब इसको इस तरीके से समझिए, अगर अपन ने कोई भी रेज अपन ने अगर डाली है किसी भी मेटल के सरफेस, किसी भी मेटल या फिर एलिमेंट के सरफेस पर, तो उसने मान लीजिए उसके पास अपनी एनर्जी है और उसने क्या किया, उस मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन को निकाला। तो थोड़ी एनर्जी तो उसने उसके इलेक्ट्रॉन निकालने के अंदर दे दी और बाकी की एनर्जी के साथ वो वापस बाहर आ गई। तो पहले उसकी एनर्जी थी H²,
और बाहर आने के बाद उसकी एनर्जी हो गई एच न्यू डैश। तो पहले वाली जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, बाद वाली एनर्जी वो है कम होगी, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी उसने क्या करी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के अंदर खर्च कर दी। तो अगर एनर्जी कम हो रही है यानी कि फ्रिक्वेंसी भी कम हो रही है तो लैम्डा क्या होगी, अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगी, क्योंकि एनर्जी या फिर फ्रिक्वेंसी जो है वो लैम्डा के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर एनर्जी बढ़ती है तो लैम्डा कम होती है, और अगर एनर्जी घटती है तो लैम्डा बढ़ जाती है। तो इस केस के अंदर ग्रेफाइट की शीट क्रॉस करने के बाद जो एनर्जी है वो कम हुई है, इसलिए अकॉर्डिंगली लैम्डा जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये क्या करती है, संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी कि पहले का संवेग और बाद का संवेग जो है वो बराबर होगा। तो अगर अपन इसका फॉर्मूला देखें तो डेल्टा लैम्डा, यानी कि डेल्टा लैम्डा जिसको कि क्रॉम्पटन शिफ्ट भी कहेंगे। डेल्टा लैम्डा का मतलब है पहले की लैम्डा और बाद की लैम्डा में कितना अंतर है। तो बाद की लैम्डा ज़्यादा होगी क्योंकि एनर्जी कम हुई है, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा लिखा है अपन ने। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2h/mc साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा यहाँ पर वो कोण है जिससे कि वो विकिरण जो है वो ग्रेफाइट की शीट से टकराकर जितने कोण पर वो बाहर निकली है वो है थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो गया डेल्टा लैम्डा, दोनों की लैम्डा में अंतर, लैम्डा डैश ज़्यादा है इसलिए लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इक्वल टू 2h/mc। एच यहाँ पर है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आपको पता है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड होती है, अपॉन mc। m यहाँ पर है उस जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेट हो गया, c यहाँ पर है प्रकाश का वेग, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा है जिस कोण से किरण जो है वो स्कैटर्ड हुई है। तो डेल्टा लैम्डा हो गया यहाँ पर क्रॉम्पटन शिफ्ट। और इस फॉर्मूले को अगर अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो ये होता है h/mc फिर ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर इसे बोलते हैं विवर्तन कोण या स्कैटर्ड एंगल। तो अब इसकी जो है तीन वो हो सकते हैं, तीन कंडीशंस हो सकती है थीटा के अकॉर्डिंग। थीटा अगर 0 होता है यानी कि वो सीधा का सीधा क्या है, जिस कोण पर आपतित हुई है उसी से वो अगर बाहर निकल गई है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, तो थीटा अगर 0 होगा तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा 1। और इसे अगर अपन फॉर्मूले में लगाएंगे तो डेल्टा लैम्डा क्या आएगा 0, यानी कि दोनों की लैम्डा में भी कोई भी अंतर नहीं हुआ है और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकला है। अगर थीटा होता है 90 डिग्री, अगर स्कैटर्ड जो अपने रेडिएशन है वो 90 डिग्री पर बाहर निकलती है तो थीटा 90 डिग्री हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू हो गई है 0। तो डेल्टा लैम्डा हो जाएगा अपना h/mc जिसकी वैल्यू होती है 2.42 pm। pm है यहाँ पर पिकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। और अगर ये 180 डिग्री पर चली जाती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा -1। तो डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 2h/mc यानी कि 4.84 पिकोमीटर। तो ये है अपना क्रॉम्पटन इफेक्ट। नेक्स्ट है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि पिछला था अपना क्रॉम्पटन इफेक्ट जो कि विकिरण की कणीय प्रकृति को दर्शाता है, इस तरीके से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार क्या है, ड्वेल नेचर का अपन को पता चलता है, द्वैत प्रकृति किसी भी लाइट की या फिर रेडिएशन की द्वैत प्रकृति का पता चलता है ड्वेल नेचर का, यानी कि ये कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति बताई किसने, आइंस्टीन ने बताई थी, और इसकी जो है इसी में आगे हाइपोथेसिस अपनी दी थी डी ब्रोगली ने। तो डी ब्रोगली संकल्पना के अनुसार क्या है, इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति होती है जिसकी एनर्जी होती है एच न्यू, और एच न्यू को अपन लिख सकते हैं mc² भी लिखा जा सकता है। m हो गया यहाँ पर वेट और c हो गया यहाँ पर प्रकाश का वेग। तो एच न्यू इक्वल टू mc², इसके अनुसार अपन फ्रीक्वेंसी अगर निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होगा c/लैम्डा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की अगर अपन वैल्यू रखते हैं तो ये हो गया hc/लैम्डा इक्वल टू mc²। तो h/लैम्डा की वैल्यू आ गई केवल mc। तो यहाँ से अपन को क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है अपन को। तो लैम्डा वेवलेंथ निकाल रहे हैं अपन, तो वेवलेंथ अगर निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा h/mc इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं, अगर प्रकाश का वेग है तो उसको c से डिनोट करेंगे, लेकिन कोई भी
किसी और कण का या तरंग का वेग है तो उसको अपन v से डिनोट करेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन एम वी। लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एम वी, और एम वी जो है यहाँ पर संवेग है जिसको कि अपन p से डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन p। तो ये है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत बार। अपन को सिंपली दिया होता है कि कौन सा कण है, उसके अपन को वेट दिया हुआ होता है, वो m की जगह आ जाएगा। उसके अपन को वेलोसिटी दी होती है, वो v की जगह आ जाएगा। तो अपन को क्या निकालना होता है, जनरली वेवलेंथ निकालनी होती है कि कौन सी रेडिएशन की जो है वो वेवलेंथ काम आई है। h की वैल्यू फिक्स होती है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, h लैम्डा इजकल टू h अपॉन एम वी या लैम्डा इजकल टू h अपॉन p। तो ये जनरली न्यूमेरिकल्स में काम आता है। फिर नेक्स्ट है अपना छोटा सा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब इन्होंने क्या बताया कि किसी गतिशील सूक्ष्म कण हेतु स्थिति और संवेग को साथ साथ सही रूप से ज्ञात करना संभव नहीं है। यानी कि इन्होंने बताया कि कोई गतिशील सूक्ष्म कण है, बहुत ही छोटा सा कण है, उसकी सेम टाइम पर क्या कर सकते हैं अपन, स्थिति और संवेग में जो है सही रूप से अंतर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए जैसे कि अपने पास एक बॉल है, बॉल को अपन मूव करा रहे हैं, एक कोने से दूसरे कोने के अपन ने उसको मूव कराया। तो उसके अंदर क्या होगा, अगर बॉल बहुत फास्ट गई है तो उसमें क्या होगा, अपन उसकी स्थिति यानी कि वो 1 सेकंड पर कहाँ है, उसी सेकंड पर वो कितने वेग से गति कर रही है, दोनों चीज़ें एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए मान लीजिए बॉल तो बहुत बड़ा अपना असेट हो गया, लेकिन बहुत सूक्ष्म कणों के लिए बताया गया है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के लिए बताया गया है मेनली, या कोई भी कणीय जो अपने संरचना आती है फिजिकल केमिस्ट्री में उसके लिए बताया गया है कि जैसे इलेक्ट्रॉन है वो सेम टाइम पर, जैसे मान लीजिए सरफेस से निकल के वो अपनी गतिज ऊर्जा के साथ बाहर निकल रहा है, जैसे कि अपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा। तो जो वो इलेक्ट्रॉन है अपन सेम टाइम पे क्या होता है, उसकी स्थिति और उसकी गति दोनों को उसी टाइम में ज्ञात नहीं कर सकते। या तो उसकी स्थिति निकालेंगे अपन या फिर उसकी गति निकालेंगे अपन एक ही टाइम पे, यानी कि एक ही सेकंड में अपन दोनों चीज़ें नहीं निकाल सकते हैं। तो ये उन्होंने क्या बताया कि कोई भी जो तरंग है वो क्या करती है, दोनों तरीके से व्यवहार करती है, कणीय और तरंग दोनों दिखाती है ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, जैसे अपन ने बताया। लेकिन एक ही टाइम पर उसकी स्थिति और संवेग में अपन साथ साथ सही रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। या तो उसकी अपन स्थिति ही निकाल सकते हैं उस सेकंड में, या फिर उसकी अपन गति या फिर संवेग ही निकाल सकते हैं। तो इन्होंने कहा किसी गतिशील सूक्ष्म कण हेतु स्थिति और संवेग को साथ साथ सही रूप से ज्ञात करना संभव नहीं है। और इन्होंने फॉर्मूला दिया डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी। डेल्टा एक्स है यहाँ पर स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है, और डेल्टा पी है यहाँ पर संवेग में अनिश्चितता। ये या तो बराबर हो सकती है या फिर ज़्यादा हो सकती है। एक कांस्टेंट दिया इन्होंने h अपॉन 4 पाई। h अपने वही प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। कई बार कंपटीशन एग्जाम में इसकी वैल्यू भी पूछ ली जाती है। तो प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड इसकी यूनिट है। अगर यूनिट चेंज होती है जूल सेकेंड से तो इसकी जो वैल्यू है ये भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला क्या हुआ, डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता डॉट डेल्टा पी संवेग में अनिश्चितता, ये या तो बराबर होंगे या फिर ज़्यादा होंगे किस कांस्टेंट से, h अपॉन 4 पाई। तो इस पर भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं सिंपल h अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको कांस्टेंट है ये तो आपको पता होना चाहिए। h की वैल्यू आपको पता है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है। और अगर आपको स्थिति में अनिश्चितता दे रखी है तो आपको डेल्टा पी पूछ लिया जाएगा, और डेल्टा पी दे रखा है तो आपको डेल्टा एक्स पूछ लिया जाता है। तो ये थे आपकी तीन चीज़ें हो गई इसमें। क्रॉम्पटन इफेक्ट हो गया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हो गई, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या फिर अनिश्चितता का सिद्धांत। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थैंक यू।